नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 7 का पार्ट 2 हमने देखा था आज। और आप लोगों की डिमांड पे ये पार्ट 1 वाला आरटीआई एनालिसिस प्लस थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना है, तो आज ही कर लेते हैं ताकि पेपर 7 वाला ये ख़त्म ही हो जाए। 1 2 3 तीनों पार्ट कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, ठीक है, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉस, इस पे है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मार्किंग कट गई है फ्रेंड्स, ठीक है, फिर भी देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों में महिलाओं के प्रति क्या दायित्व निहित है। तो इसमें महिलाओं के प्रति दायित्व के बारे में पूछा है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के प्रति उचित सम्मानजनक व्यवहार करना व पीड़ा न पहुंचाना नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, आप लोग मूल कर्तव्य वाला संविधान के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो एक बार खोल के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसे मुझे वर्ड टू वर्ड लिखना था, जैसा कि आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि मूल कर्तव्य, आप लोग जानते हैं 51A जो है मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, और उसमें लिखा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक ना ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। यानी ये जो प्रावधान दिया गया है वो प्रत्येक नागरिक को महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने और उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए निर्देशित करता है। तो मौलिक कर्तव्य में 51A में क्या है, एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा, बट फीलिंग वही थी लिखने की, तो इसमें 1 मार्क्स मिले हैं, आधे मार्क्स मिले हैं। अब देखिए, मानव अधिकार क्या है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में, मतलब एक मैंने यहाँ पे ये यूज किया कि मैं अपने अनुसार नहीं कह रही हूँ, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में ये कहा गया है कि मानव को एक उपयुक्त वातावरण में उसके सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना ही मानव अधिकार है। लेकिन ये मेरा खुद का बनाया हुआ आंसर था, इसमें 0 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और इसी तरह का आंसर था, मतलब मैंने मानवाधिकार का जो सर्च किया था ना, उसमें ही था कि ये ऐसे बुनियादी अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। मतलब हर व्यक्ति जन्म के साथ जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वो मानवाधिकार है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या नेशनलिटी कुछ भी हो। और इसमें ना जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब शामिल होता है कि आपको बिना भेदभाव के ना ये सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही था, लेकिन मे बी कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वैसा आंसर नहीं था, तो इन्होंने 0 मार्क्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक विधान के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया। देखिए, सोशल लेजिस्लेशन क्या होता है, सामाजिक विधान, मतलब समाज की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी विधान बनाए गए हैं, सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया। क्योंकि देखिए, मनुष्य एक साथ रह रहे थे, आपस में संघर्ष होते थे, उनके संघर्ष इन द सेंस खाने के लिए, आवाज़ के लिए, है ना, आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए, या फिर पुरुष महिला के बीच में हो सकता है ना, वृद्ध बुजुर्ग और जो यंग है उनके बीच हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उनमें क्या थे, डिस्पैरिटी थी। तो कोई एक लेजिस्लेशन या एक ऐसी विधि की आवश्यकता पड़ी जो सबको रेगुलेट कर सके। अगर किसी का दबाव नहीं रहेगा फ्रेंड्स, अगर कानून का दबाव नहीं रहेगा, तो ये संघर्ष लगातार बने रहते और ये कहीं ना कहीं आपस में और ज़्यादा चीज़ों को मतलब डिफ़िकल्ट बनाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि 4 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं कि सामाजिक न्याय की उपलब्धता। तो कानून बनाने का पहला उद्देश्य ये है कि न्याय सबको मिले। न्याय इन द सेंस कि वो फीमेल के लिए भी वही रहे, मेल के लिए भी वही रहे। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं हमारे, ST SC OBC हैं, है ना, उनके लिए भी वही रहे और सभी के लिए मतलब सेम रहे ये। तो न्याय की उपलब्धता सभी के लिए। फिर वर्ग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए, वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब सुरक्षा भी जरूरी है, भेदभाव को रोकने के लिए, बालिकाओं और दिव्यांगों हेतु प्रावधान करना। ये सब मैंने उद्देश्य लिख दिया, तो 1 मार्क्स मिले हैं, 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, फिर देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत व्यथित व्यक्ति को परिभाषित कीजिए, पूछा था। व्यथित व्यक्ति, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत वह महिला जो किसी स्थल पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा का शिकार बनती है, चाहे वो पत्नी, पुत्री, बहन, सास, माँ, कोई भी हो, वो क्या कहलाएगी, व्यथित व्यक्ति कहलाएगी। लेकिन डेफिनेशन में जो दिया होगा एक्चुअली ना, जब आप कानून वाला, मतलब जब आप ये वाला सेगमेंट, पेपर 1 वाला सेगमेंट सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स,
ठीक है, विधि, कानून और विधि से संबंधित जब आप लिखेंगे तो इसमें ना अपने मन से लिखी गई टर्मिनोलॉजीज पे नंबर नहीं मिले हैं। अपने मन से जो हमने लिखा है उस पे मार्क्स नहीं मिले हैं। इसमें मिले वही हैं जो वर्ड टू वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। ये कठिन है थोड़ा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इससे आपको पता चल रहा होगा जहाँ पे भी वर्ड टू वर्ड नहीं मिल रहा है ये सीधी जीरो दे रहा है, हालांकि मतलब वही है। देखिए व्यथित व्यक्ति का क्या मतलब होता है, व्यथित व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि जो भी महिला प्रतिवादी है ना, महिला, ऐसी कोई भी महिला प्रतिवादी जो जिसके साथ मतलब या जो घरेलू संबंध में रह रही हो, वो घरेलू हिंसा की शिकार होने का दावा करती है। इसमें वह महिला शामिल होती है जो प्रतिवादी के साथ एक ही घर में रह रही है या रह चुकी है। और ये डेफिनेशन दिया हुआ है धारा 2A में दिया गया है परिभाषा व्यथित व्यक्ति का। तो जो धारा 2A में एग्जैक्ट परिभाषा दी है ना, वही हमको यहाँ पे लिखनी थी। तो मैंने अपने मन से लिख दिया है, मार्क्स देख लीजिए, 0 मिल गए हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत माल बेचने या सेवाएं देने से इनकार करने पर दंड का क्या प्रावधान है। अगर आप डिस्पैरिटी करते हैं, ठीक है, अस्पृश्यता वाले में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, भेदभाव आपको नहीं करना है, सबके लिए समान उसका प्रावधान है। लेकिन अगर आप उनको माल बेचने से कि तुम इस वर्ग से आते हो इसलिए हम तुमको सामान नहीं बेचेंगे या तुम्हें सेवाएं नहीं देंगे, ऐसा करने से अगर कोई इनकार कर लेता है तो दंड का क्या प्रावधान होगा। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की कि दंड का प्रावधान पहले मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर लिख दिया है पहली बार, फर्स्ट टाइम जो करेगा उसके साथ क्या होगा, सेकंड टाइम जो करेगा उसके साथ क्या होगा, और पुनः कारित करने पर क्या होगा। तो पहली बार मैंने लिखा है कि 1 माह से लेकर के 6 मंथ तक की सज़ा होगी और 100 से 500 का जुर्माना होगा। फिर सेकंड बार अगर करता है फिर से तो 6 माह से 1 वर्ष का सज़ा होगा और 200 से 500 रुपये का जुर्माना होगा। फिर थर्ड बार अगर नहीं मानता है फिर करता है तो 1 वर्ष की सज़ा और 500 से 1000 का जुर्माना। तो जुर्माना भी बढ़ रहा है, यहाँ 1000 तक पहुँच चुका, 100 रुपये से, देखिए 100 रुपये से कहाँ तक बढ़ चुका है, 1000 तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये मेरे अचानक दिमाग में आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं। जब मैं रिवाइज़ कर रही थी दोस्तों तो मैंने ये सोचा था कि जब भी ये क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में मिलेगा तो मैं ऐसा ही लिखूँगी। इसकी मैंने कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई थी। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दिखाऊंगी। अगर आप लोग डिमांड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो मैंने क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया था, मतलब घर पे कैसे प्रैक्टिस किया था। तो जैसे किसी भी टेस्ट सीरीज़ का ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ब्लैंक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप प्रैक्टिस कर डालिए सब सारे PYQ का लिख के अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन ना आपको दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो, कि इसकी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे क्या करना था, 1 से 6 लिख देना था, फिर 6 से 1 लिख देना था, फिर 1 वर्ष की सज़ा लिख देनी थी, फिर मुझे पता था 100 से स्टार्ट करना है और 1000 तक लेके जाना है जुर्माना। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो अभी भी ना आपका जो इंट्यूशन कहता है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए। फिर देखिए पर्यावरण की परिभाषा टेंसले के अनुसार लिखा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पर्यावरण को परिभाषित करने को बोला था, फिर भी ना मैंने अपना दिमाग लगाया कि टेंसले जो है ना, टेंसले ने पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, मैंने पढ़ा हुआ था इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्यों नहीं यार, हाँ, टेंसले के अनुसार जैविक एवं अजैविक संरचनाओं से मिलकर बनी ऐसी संरचना जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं पर्यावरण है, जिसमें कि मानव, वृक्ष, पशु पक्षी, अजैव संसाधन, ये सभी इन सभी से युक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण की परिभाषा मैंने हर जगह यही पढ़ी है, लगभग ऐसी ही पढ़ी है। ठीक है, कि जैविक अजैविक घटकों से बना होता है, पहला पॉइंट तो ये होता है। और ऐसा होता है जिसमें कि जीवन, विकास, व्यवहार सभी प्रभावित होते हैं, हवा, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी, मतलब प्राकृतिक और मानवीय स्थितियाँ शामिल होती हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। और टेंसले के अनुसार भी मैंने यही पढ़ा था, लेकिन देखिए 0.5 मार्क्स केवल दिए हैं, थोड़ा सा और इनको कम से कम 1 मार्क्स तो देने ही चाहिए थे, एग्जैक्ट नहीं है फिर भी, हतोत्साहित हूँ इस आंसर को लेके। ठीक है, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के अंतर्गत संस्था को समझाइए। ठीक है, संस्था का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये वाले अधिनियम में दिया हुआ है। ठीक है, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, फिर भी मैंने लिखा कि यहाँ संस्था ऐसी संरचनाएं हैं कि जो पशुओं को संरक्षण, पोषण, चिकित्सा, सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। फिर गोकुल धाम का एग्जाम्पल दिया, गो संरक्षण संस्था, इन्हें शासन से भी सहयोग प्राप्त होता है। तो मुझे कितने मिले, 1 मार्क्स मिले आउट ऑफ 2, ठीक ठाक मार्क्स इन्होंने दे दिया है। फिर देखिए नियत नल्ला नार योजना। देखिए फ्रेंड्स, एक जन ने कमेंट भी किया था कि पेपर 1 का ना
छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो योजना वगैरह है वो करवा दीजिए। तो देखिए एक तो यहाँ कवर हो जा रही है, और आप चाहेंगे तो मैं अपना प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपसे शेयर करूँगी, तो उसमें काफ़ी सारी योजनाओं का कवर किया हुआ है। नियत नल्लानार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मैंने सबसे पहले तो अर्थ बता दिया, ठीक है, अर्थ बता दिया कि अपना अच्छा गाँव, अपना अच्छा गाँव, यही स्थानीय भाषा में नियत नल्लानार है। प्रावधान क्या है? गाँव में एक शिविर का आयोजन ताकि शासकीय लाभ पहुंच उपलब्ध हो सके। सड़क, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हेतु शासन का प्रयास है। तो वहाँ पे सभी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराना था नियत नल्लानार। आप तो ऐसे भी वगैरह तैयार किए होंगे लास्ट ईयर, तो 1 मार्क्स इसमें मिला हुआ है। ये अभी भी आ सकता है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स ना कभी पुराने नहीं होते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित के अधिकारों का वर्णन करिए। ठीक है, तो पीड़ित के अधिकारों का वर्णन मैंने ऐसे किया है कि उनको पहले तो कौन कौन से पीड़ित के अधिकार होने चाहिए। सामाजिक अधिकार क्या है? जैसे कि लोक स्थलों पर भेदभाव से संरक्षण, अपमान भेदभाव से सुरक्षा का प्रावधान, फिर शासकीय उपक्रमों में सुरक्षा संरक्षण, तत्काल राहत का प्रावधान है, एफआईआर दर्ज करवाना, शासकीय लोक सेवकों को संबंधित कार्यवाही के लिए निर्देश देना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, राहत फंडिंग और दंड का प्रावधान करना। तो ये ST/SC एक्ट में 1980 पीड़ित के अधिकारों का वर्णन। यहाँ पे ना मैंने क्या क्या अधिकार या वो प्राप्त हैं शायद लिख दिया, बट पीड़ित का एग्जैक्ट नहीं लिखा कि पीड़ित के अधिकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे ना शायद इसको, मतलब मैंने हेडिंग तो यही सारी पढ़ी थी, लेकिन इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार है मान लीजिए, ठीक है, इसको और डिटेल में लिखना चाहिए था कि पहला मान लीजिए सुरक्षा का अधिकार है, तो सुरक्षा आप किस किस से देते हैं? पीड़ित को, है ना, मतलब जो भी अत्याचार से पीड़ित हुआ है उसको, और उसके आश्रितों को, और उसके गवाहों को। मतलब एक तो पीड़ित को, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो जो आश्रित हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड गवाह को, इन सभी को आप क्या करेंगे? सुरक्षा का अधिकार देंगे, ठीक है। और अगर पीड़ित को कोई भी डराता धमकाता है या फिर दबाव बनाता है, प्रेशर दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ क्या होगा? सुरक्षा का अधिकार। मुझे अब समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखना चाहिए था शायद। तो पहला तो हो गया आपको सुरक्षा का अधिकार है उसको, फिर आर्थिक सहायता और पुनर्वास, मतलब कि फंड, आर्थिक सहायता और पुनर्वास। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पीड़ित है तो उसको तत्काल पहले क्या करना पड़ेगा? आर्थिक सहायता देनी होगी, आर्थिक सहायता देनी होगी, और उसको पुनर्वास की सुविधा, मतलब मुआवजा दे दो। पहले क्षति की पूर्ति करके मुआवजा दे दो, और मुआवजा देने के बाद फिर उसको आप पुनर्वास की सुविधा दे सकते हैं। फिर कानूनी सहायता, देखिए घरेलू हिंसा में अगर आपसे घरेलू हिंसा नहीं चल रहा है, ये चल रहा है ST/SC वाला। तो अगर कोई आता है तो आपको कानूनी सहायता उनको देनी है, निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क, है ना, निःशुल्क इसकी व्यवस्था, और ये अपना पक्ष मजबूती से न्यायालय में रख सकें इसके लिए। फिर है यात्रा और भत्ते, है ना, यात्रा और भत्ते। तो किसी भी केस की सुनवाई के दौरान उनको आने जाने का व्यय, है ना, निर्वहन भत्ता, ये सब देना पड़ेगा। फिर त्वरित सुनवाई का प्रावधान, ठीक है, त्वरित सुनवाई, तत्काल इनकी सुनवाई हो, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स, है ना, और ताकि इसको जो है आसानी से निपटाया जा सके और जल्दी निपटाया जा सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने की आवश्यकता थी। ये कमी मुझे समझ में आई, अभी मैं इस कमी का निराकरण करके बता रही हूँ ताकि इस विश्लेषण को देखने का कोई फ़ायदा भी हो। गलत सलत जो मैंने लिखा है वही चीज़ देख के आगे जाने का क्या ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए डिजिटल सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं, पूछा था। अंकीय चिन्ह, इसको जैसे DSC साइन करते हैं ना आप, मान लीजिए आप अगर जॉब में होंगे तो आपको पता होगा, DSC आपका होता है डिजिटल सिग्नेचर, उसमें आप ही के सिग्नेचर होते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी उसका कंप्यूटर में दर्ज होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप लगाएंगे, जैसे आप हाथ से साइन करते हैं उसकी जगह आप DSC लगा देते हैं। तो पूछा है कि डिजिटल सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यह एक प्रकार का हस्ताक्षर है, ठीक है, यह एक प्रकार का हस्ताक्षर है जो कि सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। फिर इसका मैंने महत्व लिख दिया है ना। यहाँ पे मेरे को डेफिनेशन में थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण का तरीका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, है ना। ये डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता को और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन में उतना सही नहीं लिखा है। फिर महत्व लिखा है कि डिजिटल इंडिया मूवमेंट में सहयोगी है, पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा देता है, ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करता है। उपयोग इसका कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय संस्थानों कार्यालयों में डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसमें क्या मिला मुझे? 0 मिला है, 0, ठीक है, 0।
कुछ तो दे देता ना, 0.5 ही दे देता, 1.5 ही दे देता, इतना भी गलत नहीं लिखा है। लेकिन उनको आंसर पसंद नहीं आया फ्रेंड्स, ठीक है। देख लीजिए आप किस तरह का एग्जैक्ट और फैक्चुअल आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये कानून वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब ये दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि देखिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आप थोड़ा अपना बना के लिख सकते हैं। आप लोगों से मैंने शेयर भी किया है, देखिए मार्क्स मिले हैं। लेकिन ये फर्स्ट वाला पोर्शन ना, मतलब बिल्कुल तबाही था। तबाही इन द सेंस आप एग्जैक्ट एक एक वर्ड को तो याद नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बना के लिखिए। तो बहुत एग्जैक्ट आंसर लिखने की आवश्यकता है, बना बना के लिखने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूछा है। तो मैंने लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो संशोधन था 2019 में किया गया था, और प्रावधान में अधिकारिता को भी बढ़ाया गया है। पहले क्या था, इसमें अलग अलग प्रावधान थे, ठीक है, उस प्रावधान को चेंज किया गया है। जैसे कि केंद्र जो है 10 करोड़ से ज़्यादा का केस सुनेगा, तो केंद्र जो है 10 करोड़ से ज़्यादा का, राज्य जो है 1 करोड़ से 10 करोड़, जिला जो है 1 करोड़ तक का सुनवाई कर सकता है। आवश्यकता क्यों पड़ी थी, है ना, अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बदलते परिवेश के कारण। क्वेश्चन भी दिखता रहे ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, संशोधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी पूछ रहा है ना, आवश्यकता आपको पूछ रहा है। तो मैंने सीधे आवश्यकता हेडिंग डाला है और आवश्यकता के बारे में बता रही हूँ कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बदलते परिवेश के कारण पड़ी। फिर देखिए पहले हम दुकान जाते थे, ठीक है, दुकान गए, वहाँ से जा कर के सामान ले लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉप, ये सब अधिनियम को इसमें शामिल करना जरूरी था। राशि का दायरा भी बढ़ाना था, अगर नहीं बढ़ाते तो भी पुराना पुराना लगता। फिर उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी अगर होती है तो उससे सुरक्षा, मान लीजिए अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, या और भी कोई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे धोखाधड़ी होती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी इस अधिनियम में कब संशोधित किया गया, 2019 में शामिल करना था। फिर फ्रॉड की उन्नत तकनीक को के लिए एक उन्नत कानून ज़रूरत थी। अगर फ्रॉड उन्नत लेवल का हो रहा है तो हमको कानून भी एक उन्नत लेवल का चाहिए। तो आवश्यकता मैंने बता दी, आवश्यकताओं को समझा दिया। अब इतने से जगह में आप क्या ही समझाइएगा। अब देख लेते हैं मार्क्स फ्रेंड्स, मार्क्स कितने मिले हैं इसमें, मार्क्स मिले 2 मार्क्स, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4 इसमें मिला है, ठीक है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें मैंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया था, जिसमें संरचना बता दिया, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा हेतु प्रावधान, महिला विरुद्ध प्रकरणों पर सुनवाई, शिकायती प्रकरणों हेतु दंड का प्रावधान और जागरूकता शिविर का आयोजन। ऐसे बना बना के लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ तो दे ही दिया है इसने, 1.5 दे दिया है। फिर देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से 4 छूट क्या है। 4 छूट ये तो मुझे बिल्कुल याद थे, ठीक है, याद थे 4 छूट, ठीक है। अब देखिए इसे मैंने क्या क्या लिखा है। धारा 8 और 9 के तहत आरटीआई 2005 में छूट कहाँ कहाँ है। देश की एकता और अखंडता से संबंधित मामलों पर प्रकटन से छूट है। इसी में ना इसने ठीक ठाक कुछ मार्क्स दिए हैं, देखिए 2.5 आउट ऑफ 4 दिया है। तो देश की एकता और अखंडता वाला जहाँ इशू आता है वहाँ पे प्रकटीकरण से छूट है। इसको समझ लेना फ्रेंड्स, जैसे आपने आरटीआई कहीं पे लगाया कि मुझे ना इससे संबंधित, इस आतंकवादी से संबंधित जानकारी चाहिए कि ये कहाँ पे है, किस जेल में कैद है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये देश की एकता और अखंडता से रिलेटेड मुद्दा है, इसलिए ये जानकारी आपको भी नहीं दी जा सकती। अगर आप पूछेंगे कि ये सड़क जो है 2019 में बनी थी, ठीक है, उसमें कितना व्यय था, कितना व्यय लगा था, कितने मजदूर लगे थे और कितने दिन में बनी, तो ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसमें देश की एकता अखंडता वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रकरणाधीन है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है और आप उससे संबंधित जानकारी मांग रहे हो आरटीआई से, तो मना किया जा सकता है कि अभी ये न्यायालय में प्रकरणाधीन है, इसलिए आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती, ठीक है। फिर आपराधिक मामले जिन पर अन्वेषण जारी है, जिस पे अन्वेषण जारी है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है, खोज चल रही है, और उसके बारे में आप जानकारी मांगोगे तो वो भी आपका प्रकटीकरण से छूट में आ जाएगा। सेना के ऐसे मामले जो कि सुरक्षा, गोपनीयता और संवेदनशील हों, ठीक है, कितने कितने मान लीजिए टैंक्स हैं, उसकी सप्लाई हुई, टैंक्स का निर्माण किस कंपनी ने किया,
किस किस पे खर्च हुआ, मतलब ये सब जानकारी जो है सेना से संबंधित है, तो वो भी प्रकटीकरण से छूट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ठीक ठाक मार्क्स, 2.5 मार्क्स ठीक है। सामाजिक निर्योग्यता क्या है? ठीक है, सामाजिक निर्योग्य सोशल डिसेबिलिटीज क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सामाजिक निर्योग्यता लागू करने में दंड के क्या प्रावधान है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोशल डिसेबिलिटीज क्या होते हैं, पहले मैंने उसे बताया कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रावधान क्या है? अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय को सामान्य सामाजिक क्रियाविधि एवं गतिविधियों से दूर रखना। जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, कोई कुआं है और उसमें सभी लोग पानी पीने जाते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, पानी पीने जाते हैं, और उसमें एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुम नहीं जाओगे, तुम पानी नहीं पियोगे। ठीक है, तो ये सामाजिक गतिविधि से रोका जा रहा है उसको, तो उसको नहीं रोकना, इनके अधिकार का संरक्षण करना, यही क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो समाज के उपयोग के लिए जो भी वस्तु है, मान लीजिए तालाब है, कुआं है, हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, और बाजार है ना, बाजार है, विपणन क्षेत्र है, बाजार है, तो ये इन सब चीज़ों में आप इसको नहीं रोक सकते। तो सार्वजनिक स्थल प्रवेश पर रोकना, जैसे कि सड़क, कुआं, बाग इत्यादि का उपयोग न करने देना, होटल प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिए रोकना, धार्मिक पूजन स्थल मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोकना, भेदभाव पूर्वक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये सब जो है क्वेश्चन को तोड़ा है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, पहले निर्योग्यता क्या है वो बता दिया, पार्ट 1 क्वेश्चन का पार्ट 1 यहाँ तक मैंने पूरा किया। फिर पूछा है निर्योग्यता के लिए दंड का क्या प्रावधान है, तो पहले तो मैंने बताया कि निर्योग्यता है क्या, फिर तीसरे में बता रही हूँ दंड का क्या प्रावधान है। क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए दिखाया जा रहा है कॉपी। अब गलतियों से भी नहीं सीखिएगा तो फिर खुद ही गलती करके सीखना पड़ेगा। खुद से की गई गलती ना 1 बार 2 बार 3 बार करते रहिए, और दूसरों की गलती एक बार पकड़ के सुधार कर लेना है, ताकि अपने में बार बार ना करना पड़े। तो दंड का प्रावधान देखिए, 6 माह से 1 वर्ष तक, 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास की सजा। अगर पहली बार करता है, आप लोगों देख रहे हैं, एक ही फैक्ट का उपयोग मैंने 2 जगह कर लिया, एक ही फैक्ट का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, 1 से 6 माह वाला, फिर 6 माह से 1 वर्ष वाला, फिर 1 से 2 वर्ष वाला, फिर सजा का प्रावधान बताया था 100 से 500 रुपये, 500 से 1000, सॉरी 200 से 500, फिर 500 से 1000, है ना, अभी बताया था मैंने। वही जो प्रैक्टिस पेपर में मैंने किया था वही 2 बार रिपीट हो गया, उसका लाभ यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल चूकना नहीं है फ्रेंड्स, उपयोग करते चलना है। हाँ, मार्क्स देख लेते हैं कितने मार्क्स मिले हैं इसमें। 4 मार्क्स मिले हैं, 8 में 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 8, 50% मार्क्स। ठीक है, बहुत दया कर दिया ना, 50% मार्क्स देके, ऐसा टाइप का है। बहुत कम मार्किंग हुई है फ्रेंड, बहुत ही कम। मतलब मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ था ना, जिस हिसाब से मैंने पेपर लिखा था, मुझे लगा था कि मतलब छप्पर फाड़ के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और जब मैंने देखा रियलिटीज़ तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 2 मुहावरे का प्रयोग किया ना मैंने, ठीक है, तो ऐसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब हम क्वेश्चन मतलब आंसर पेपर उठा के देखते हैं कि हमने लिखा क्या था। एफर्ट्स ना फ्रेंड्स मैंने बहुत डाले, करेंट का बहुत प्रयोग किया, पॉइंट वाइज लिखा, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कहीं तो मतलब आंसर जो है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लिखने की आदत नहीं है, थोड़ा एनालिटिकल लिखने की आदत है, तो इस कारण से कहीं कहीं पे ना एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होने के कारण मार्क्स बहुत कम मिले हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार समझाइए। तो देखिए, स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैंने कहा था ना आपको, कई वीडियो में कहा है कि SDG याद कर लीजिए, सतत विकास लक्ष्य। स्टार्टिंग मैंने यहीं से की कि सतत विकास लक्ष्य 13 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हमारी जवाबदारी है, और यह विकसित भारत लक्ष्य 2047 तक प्राप्त करना है। इसके अनुक्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रवेश एवं निरीक्षण का अधिकार प्रदत्त करता है। देखिए, बात ये थी कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक, इसलिए मैं शुरू से ना घुमा घुमा के बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर्यावरण SDG बता दी, फिर भारत लक्ष्य @2047 बता रही हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बता रही हूँ, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रही हूँ, इसलिए एग्जामिनर को ये आंसर पसंद नहीं आया। किसी स्थान पर कोई फैक्ट्री, कंपनी, उद्योग की स्थापना करने के पूर्व पर्यावरणीय परिस्थितियों का जायजा लेना अनिवार्य है, ये सब मैंने लिख दिया है। वहाँ जनसांख्यिकी संरचना, लोगों पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, फिर पर्यावरण संरक्षण ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है। फिर एक केस स्टडी बता दी है कि जैसे ACCL वाले कोयला खदान बंद करते हैं तो वहाँ पे
ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार वृक्षारोपण करना जरूरी है, नहीं तो वो खदान को ऐसी खाली खाली छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें लिखना क्या चाहिए था। ठीक है, गलत लिख दिया वो तो बात अलग है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का ना एक धारा है, धारा 10। इसीलिए ना आप लोग जब तक धारा, इसके अनुच्छेद, इसके प्रावधान नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए ना एक प्रवेश, निरीक्षण और ये सब का ना इसमें दिया गया है। प्रवेश मतलब देखिए, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना किसी भी औद्योगिक या अन्य स्थान पर प्रवेश करना, किसी भी औद्योगिक स्थान पे या अन्य स्थान पे जो प्रवेश करना होता है, ये पहला प्रवेश हो गया। फिर दूसरा होता है निरीक्षण। तो निरीक्षण क्या होगा? निरीक्षण में ये होता है कि जो भी उपकरण होंगे ना, उद्योग में क्या होगा? उपकरण होगा, उपकरणों, औद्योगिक प्रक्रियाएं होंगी, कुछ प्रक्रियाएं कैसे कैसे बनेगा, ठीक है, प्रक्रियाएं और कचरा प्रबंधन प्रणाली, कचरा प्रबंधन प्रणाली। तो इन सब का क्या होता है ना, रिकॉर्ड्स की जांच होती है, रिकॉर्ड्स की जांच होती है। आप लोग सुने होंगे ना, टीम गई और वहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें, कमियां पाई गई, तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया। तो प्रवेश हो गया, निरीक्षण हो गया, उसके बाद प्रवेश हो गया, निरीक्षण हो गया, फिर सैंपल संग्रह किया जाएगा। वहाँ गए हैं आप, तो आपका ठीक है, अब जांच हो गई, फिर सैंपल भी लिया जाएगा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। सैंपलिंग की गई, मान लीजिए सैंपल फेल होता है या कुछ, तो फिर कार्रवाई की जाएगी। फिर यदि कोई व्यक्ति ना पर्यावरण मानकों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब बिजली कितनी खपत कर रहा है, अपशिष्ट जो है उसका निराकरण कहाँ, कहीं पानी में तो नहीं बहा दे रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहा है, तो ये इन सब चीज़ों का जांच होगा। फिर कोई व्यक्ति यदि इन अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको दंडित किया जाता है। ऐसे करके ये लिखना था मुझे आंसर ना, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों और पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा कैसे की जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था उस समय, भूमि पट्टा देने वाला, ठीक है। जनजातीय समुदायों हेतु प्रावधान तो मैंने लिख दिया है। भूमि अधिकार पर नियंत्रण की छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान करती है कि आदिवासी भूमि की क्रय विक्रय गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता है। फिर धारा 165, थोड़ा बहुत फैक्ट याद था तो वो डाल दिया कि धारा 165 में अर्जित भूमि या कब्जा वाली भूमि धारा 170 के अंतर्गत प्रावधान है, उसको वर्जित घोषित करके वापस लिया जा सकता है। और 170 ख के बारे में एक वीडियो में मैंने कहा था कि 170 ख सर्च करके बताइए, अभी भी बता सकते हो तो बताइए, ठीक है, के अंतर्गत कई वर्षों के बाद कब्जा वापस मिला है। फिर छत्तीसगढ़ वन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें आदिवासी जनजाति समुदायों को वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वन्य भूमि वनोपज संसाधन का इनके द्वारा प्रयोग, जंगल जमीन पर वन अधिकार पट्टा के माध्यम से पूरा अधिकार, खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये सब उनको दिया जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसमें मार्क्स कितने मिले हैं देखिए फ्रेंड्स, 3 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे, 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 8 यहाँ पे मिला है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है? कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोग अभी भी सुनते होंगे कि टोनही बोल के क्या किया गया। तो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है, कारण सहित इसके उत्तर की पुष्टि करनी थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महिला ने अपने अधिकार पुरुषों से नहीं प्राप्त किए हैं बल्कि स्वयं संघर्ष किया है, और इस कथन के प्रकाश में संवैधानिक अधिकारों की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसका ये कहना है कि महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं ना, ऐसा नहीं कि पुरुष उनको खैरात में दे दिया है, बल्कि स्वयं जब तक संघर्ष नहीं किया ना, तब तक ये सारे अधिकार इनको नहीं प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या अधिकार थे। समानता के अधिकार से स्टार्ट किया मैंने, 39A 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले बता दिया कि कौन कौन से अधिकार मिले हैं ना। अनुच्छेद 42 में मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, मातृत्व अवकाश का प्रावधान। फिर 46 में वंचित पिछड़े वर्ग महिला वर्ग के लिए भी प्रावधान है। धर्म लिंग के आधार पर विभेद से सुरक्षा। अनुच्छेद 243D पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला है। फिर वोट देने का अधिकार, काम करने की अच्छी वातावरण स्थिति, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मंदिर प्रवेश, हिंसा के विरुद्ध संरक्षण, पैतृक संपत्ति में अधिकार। ये जितने अधिकार मुझे उस समय याद आ रहे थे सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद बताना था कि संघर्ष करके प्राप्त किया है, ऐसे नहीं मिला है इसको। तो यहाँ मैंने बताया कि जैसे कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट यूज किया, करंट, ठीक है। करंट उस समय चल रहा था कि लोकसभा और विधानसभा, अभी भी चल रहा है,
में 33% आरक्षण। फ्रेंड्स इसको ना तैयार कर लीजिएगा अभी के लिए भी, ये करंट का भी टॉपिक हो सकता है, ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है, और ये पॉलिटी का भी टॉपिक हो सकता है, सभी में काम आएगा। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति 33% आरक्षण देखिए प्राप्त किया है, और महिलाओं की स्थिति मजबूत तभी मानी जाएगी जब उन्हें सिर्फ वोट देने का नहीं बल्कि चयनित होने का भी हक हो। ऐसा मिशेल एक मैडम थी यूएनओ वाली, उन्होंने कहा था, तो उसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। देखिए हमेशा हम जीएस के चीज़ों का यूज़ करते हैं करंट में और बाकी चीज़ों में, अभी मैंने ऐसे की चीज़ का यूज कर लिया है जीएस के आंसर में। ठीक है, कि महिलाओं की स्थिति, ये कोटेशन मैंने पढ़ के रटा हुआ था कि महिलाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसमें ये लिख देना है, ऐसे भी लिखना था, बट यहाँ पे मौका मिला तो मैंने यहाँ डाल दिया कि महिलाओं की स्थिति मजबूत तभी मानी जाएगी जब उन्हें सिर्फ वोट देने का नहीं बल्कि चयनित होने का भी हक मिले। फिर देखिए महिलाओं ने अपने अधिकार हेतु संघर्ष किए हैं, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। विशाखा केस का मैंने दे दिया, शाह बानो मामले का, सल्ला मुदगल मामले का उल्लेख कर दिया। ट्रिपल तलाक के विरुद्ध मुस्लिम महिलाओं ने बहुत सा संघर्ष किया तभी उनको ये अधिकार मिला है। महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आसीन होना, जाने कितने संघर्षों के बाद ये चीज़ मिली है। फातिमा बीबी जो कि पद्मश्री मिला था, ये भी करंट का मुद्दा था कि फातिमा बीबी जो थी उनको पद्मश्री, ये महिला जज बनी थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला जज थी। देखिए फ्रेंड्स इसको कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं, फातिमा बीबी ना पद्मश्री इनको मिला। ठीक है, भले मुस्लिम कम्युनिटी से थी, देखिए पढ़ी लिखी थी, और ये महिला जज बन करके इन्होंने आगे लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली ना पहली फीमेल थी ये, पहली फीमेल। बहुत मतलब बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। ठीक है, पद्मश्री मिला। देखिए आप निष्कर्ष क्या हुआ, घर से लेकर बाहर तक, गांव से लेकर लोकसभा तक महिलाओं ने संघर्ष से ही मुकाम हासिल किया है। आज भी देखिए लोकसभा में क्या हो रहा है, महिला प्रदर्शन हो रहा है, जब ये वाला बिल जो है आपका पास नहीं हुआ कि मोदी सरकार जो है ये वाला बिल जो है पास कराने में असमर्थ है, तो अभी भी चल रहा है ये चीज़। तो इन सब चीज़ों को करंट, ये वाला क्वेश्चन तो अभी भी रेलिवेंट है। ठीक है, ये कहीं भी आ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि मार्किंग बहुत ही कम हुई है, अपेक्षा के अनुरूप मार्किंग नहीं थी। थोड़ा सा भी अगर हम पॉइंट्स इधर उधर गए हैं, या फिर मुझे इसमें क्या समझ में आया ना, मुझे मार्किंग कम क्यों मिली है। देखिए कानूनी भाषा का प्रयोग, मुझे क्या लगा कि एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, मतलब उसका जिस्ट निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, बाकी मैं अपने मन से भी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ। कानूनी भाषा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, वर्ड टू वर्ड राइटिंग जो करनी चाहिए, लीगल मतलब जैसे आरटीआई में मैंने लिखा वर्ड टू वर्ड लिखा है, घरेलू हिंसा में थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो उसमें वर्ड टू वर्ड लिखने का प्रयास किया है। DIR बताइएगा, DIR क्या होता है। ठीक है, DIR घरेलू हिंसा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने इन सब प्रावधानों में थोड़ा वर्ड टू वर्ड कोशिश किया, लेकिन मानव अधिकार हो गया, है ना, और भी जो क्वेश्चन है जिसने वर्ड टू वर्ड यूज़ नहीं किया उसमें चलिए ठीक है, किसी ने तो 0 ही दे दिया है, और किसी में 0.5 1.5 इन्होंने पकड़ा दिया है। तो मुझे कुल मिला के ये समझ में आया कि जब भी आप पार्ट 1 को डील करें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कानूनी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, विधिक भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, और जो अधिनियम में लिखा है, जैसा लिखा है एग्जैक्ट उसी तरह का आपको आंसर में भी लिखना पड़ेगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एनालिटिकल जाएगा, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा एनालिटिकल। तो इस प्रकार से मैंने अपना आंसर भी दिखा दिया, कहाँ 0 मिला है, कहाँ फुल में फुल मार्क्स मिले हैं, और कहाँ आधे मार्क्स मिले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, और जो गलतियाँ इसमें हुई हैं फ्रेंड्स उसको ना दोहराइए, उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कहेंगे अगर कमेंट में आप लोग करते हैं तो मैं पेपर 7 का केवल, बाकी का तो आपको आता ही होगा, पेपर 7 का कुछ प्रैक्टिस पेपर है, तो उससे हो सकता है आपको आइडिया मिले कि किस तरह का आंसर और हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर कोई विषय मुद्दा या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और मतलब मेरे से अगर कोई सहयोग चाहिएगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा किस विषय पर और वीडियो बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार।